हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं उसमें ये सेट 2 है। क्वेश्चन 1 है आपका, इन विच बिजनेस कम्युनिकेशन इन रिटन कम्युनिकेशन व्हाट कैन टोन एंड वर्ड चॉइस कन्वे अबाउट द सेंडर्स एटीट्यूड। यानी कि रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन में सेंडर का टोन और वर्ड चॉइस उसके एटीट्यूड के बारे में क्या शो करता है। सो ऑप्शन ए है, टोन एंड वर्ड चॉइस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एटीट्यूड। यानी कि टोन का और वर्ड चॉइस का एटीट्यूड पर कोई भी इम्पैक्ट या प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन 2 है, ऑप्शन 2 है, दे कैन रिवील द सेंडर्स पर्सनैलिटी बट नॉट एटीट्यूड। ये सेंडर की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, ना कि उसके एटीट्यूड के ऊपर। ऑप्शन सी है, दे कैन कन्वे रेस्पेक्ट, पोलाइटनेस एंड हॉस्टिलिटी। यानी कि ये जो वर्ड्स और टोन है वो रेस्पेक्ट बताता है, पोलाइटनेस बताता है और हॉस्टिलिटी बताता है। या फिर दे कैन कन्वे द सेंडर्स मूड नॉट एटीट्यूड, या फिर वो सेंडर का मूड बताता है, उसका एटीट्यूड नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सेंडर ने किस तरीके का टोन, किस तरीके की वर्ड चॉइस रखी है, ये शो करेगा कि वो रिसीवर की क्या रेस्पेक्ट है, ठीक है, और पोलाइटनेस, कि कितने विनम्र स्वभाव से वह रिसीवर से बात करता है। तो दे कन्वे रेस्पेक्ट, पोलाइटनेस एंड हॉस्टिलिटी। जिस तरीके के वर्ड्स को, टोन को वो चूज़ करेगा वह ये शो करेगा कि वो कितना विनम्र है और कितना रेस्पेक्ट है, और वो एक अच्छा डेकोरम मेंटेन करके चलता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच इज कम्युनिकेशन टाइप असेंशियल फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड सोशल कनेक्शन। ऑप्शन ए है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। इनमें से क्या रिलेशनशिप्स को अच्छा मेंटेन करने के लिए और सोशल कनेक्शन बनाने के लिए जो कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसीलिए आंसर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ अ सेल्फ रिफ्लेक्टिव। यानी कि ये खुद में आप एक, जैसे बोलते हैं ना, जिसे हम विद इन आवर सेल्फ कम्युनिकेट जो करते हैं वो हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जिसमें टीम होती है, ठीक है, ये कोई वन ऑन वन रिलेशनशिप नहीं होता। जब आप ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप हर एक को संबोधित कर रहे हैं या हर एक से बात कर रहे हैं, ठीक है। और मास कम्युनिकेशन मीन्स कि आप एक ब्रॉड ऑडियंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारे रिलेशनशिप और सोशल कनेक्शंस की बात आ जाती है वहाँ पे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। मीन्स जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है बिटवीन इंडिविजुअल्स। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। तो इसका भी जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्योंकि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो खुद के ही अंदर होती है, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हैपेंस विद इन वन सेल्फ, अपने ही खुद के अंदर। ग्रुप कम्युनिकेशन में आप मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मास कम्युनिकेशन में एक लार्ज ऑडियंस होती है। और फेस टू फेस कन्वर्सेशन जिसमें होती है वो हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। लाइक आप हैं और आपका फ्रेंड है और देन आप आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज शो कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो ये आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन है जो कि आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन का कौन सा स्किल जो कि दूसरों को समझने में और फीलिंग्स को शेयर करने में हेल्प करता है? पहला है आपका नेगोशिएशन, दूसरा है आपका एम्पैथी, तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और लास्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एम्पैथी। एम्पैथी जो है हम किसी एक पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से हमको इमोशनली कनेक्ट करती है, ठीक है, हमें इमोशनली कनेक्ट करती है ताकि हम उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को हम इजीली समझ पाते हैं। दैट इज़ एम्पैथी। नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में काम आता है, ना कि फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी, जो लड़ाइयाँ हैं उनको रिजॉल्व करना, ये भी कोई इमोशन, फीलिंग ऑफ शेयरिंग फीलिंग्स नहीं है ये, ठीक है। और अंडरस्टैंड की एबिलिटी भी नहीं है ये।
और ना ही टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ये एफिशिएंसी है आपकी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एम्पैथी का मतलब ही होता है कि आप दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरे की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। इनमें से क्या इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए क्लैरिटी, ये हमने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो क्लैरिटी भी होता है, ब्रेविटी भी होता है। क्लैरिटी का मीन्स क्लियर यूज ऑफ टोन, क्लियर यूज ऑफ लैंग्वेज एंड क्लियर यूज ऑफ वर्ड्स। उसके बाद आता है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है मिनिमल वर्ड्स का यूज़ करना टू कन्वे योर मैसेज। उसके बाद आता है ऑक्यूरेसी। ऑक्यूरेसी कन्फर्म करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैसेज में कन्वे हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं हो सकती है, ना उसका एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी का, अगर हम अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्सली लिखते हैं तो वो जो रिसीवर है उसको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी, ठीक है। और जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो इजीली उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, बल्कि वो उसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा जो आपका रिसीवर है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच कम्युनिकेशन चैनल इज टिपिकली यूज्ड फॉर क्विक एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से पूछा है कि कौन सा कम्युनिकेशन चैनल है जिसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है और वो बहुत जल्दी से फैलती है। तो जब हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, और हमारे ऑप्शंस हैं फॉर्मल मीटिंग्स, मेमोज, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन या एनुअल रिपोर्ट्स। ओके, तो देखिए जब हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पूछी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, तो ऑप्शन से ए तो इसका आंसर नहीं हो सकता कि फॉर्मल मीटिंग्स, ठीक है। ऑप्शन बी मेमोज। मेमोज का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि फॉर्मल होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं हमारी वो भी फॉर्मल होती हैं। अब ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और अनऑफिशियल चैनल्स होते हैं ये, जैसे कन्वर्सेशन हो गया जो कि बहुत स्पीड से फैलती है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में कोई भी किसी से भी विदाउट एनी फ्लो कम्युनिकेट कर सकता है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज अ इनफॉर्मल एंड क्विक कम्युनिकेशन। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ग्रेटिट्यूड इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ग्रेटिट्यूड वर्ड का मतलब ही होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंकफुलनेस एंड एप्रिसिएशन। आप किसी का आभार व्यक्त करते हैं, किसी का धन्यवाद देते हैं और उसकी सराहना करते हैं, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और आपके प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ग्रेटिट्यूड इज an impression of thankfulness and appreciation. So now question number 8, which of the following is not a benefit of effective teamwork in business communication। इनमें से क्या इफेक्टिव टीम वर्क का बेनिफिट कम्युनिकेशन में नहीं है? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इफेक्टिव टीम, इनहेंस्ड क्रिएटिविटी, इंक्रीज्ड कंपटीशन या इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए इफेक्टिव टीम वर्क से जो हमारी एफिशिएंसी है, यानी कि हमारी काम करने की क्षमता है, वो भी ऑब्वियसली जब इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जब हम टीम के साथ काम करेंगे तो थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। एनहेंस्ड क्रिएटिविटी, हमारे पास अलग अलग लोग होंगे तो हम अलग अलग आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को भी हम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं। और इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हमारे पास टीम होगी, एक अच्छी टीम वर्क है हमारा, तो हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हम ला सकते हैं। लेकिन इंक्रीज्ड कंपटीशन, इससे हमारा कंपटीशन पे, इंक्रीज्ड कंपटीशन, इससे हमारा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जब हम टीम वर्क में काम करते हैं तो कभी कभी ये जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके बीच में आपस में क्लैश होता है, ठीक है। उनका कंपटीशन आपस में बढ़ जाता है, जो कि वो पूरी टीम को रिप्रेजेंट करने में नहीं सफल हो पाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड टीम मेंबर्स डू ड्यूरिंग अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टू एनकरेज क्रिएटिविटी। टीम मेंबर्स क्रिएटिविटी को इनकरेज करने के लिए क्या करते हैं? क्रिटिसाइज ईच अदर्स आइडियाज़, यानी कि एक दूसरे के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एजेंडा,
यानी कि ये वो स्ट्रिक्ट एजेंडा से, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से जुड़े रहते हैं, जिसमें कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ नहीं हो पाता है। या फिर अवॉइडिंग शेयरिंग आइडियाज़, उनके पास आइडिया तो होता है लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और या फिर जनरेट एज मैनी आइडियाज़ एज पॉसिबल विदाउट जजमेंट, या फिर किसी को भी जज करे बिना, उसके आइडियाज़ को जज करे बिना हम आइडियाज़ लाते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपने टीम मेंबर्स के बीच में क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो ये हमें एक दूसरे के आइडियाज़ को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सभी के आइडियाज़ को एक साथ इकट्ठा करके देन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। प्री अजम्पशन अपना नहीं लगाना चाहिए और ना ही दूसरे के आइडिया को जज करना चाहिए, ठीक है। तो हमारी एक क्रिएटिविटी जब भी इनकरेज होगी जब हम जजमेंट नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बिजनेस रिजोल्यूशन, इन बिजनेस कम्युनिकेशन। पहला है मिसकम्युनिकेशन, यानी कि हम प्रॉपरली अपने एनवायरनमेंट में अपने कोवर्कर्स के कलीग्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डिफरिंग गोल्स, हमारे गोल्स अलग अलग हैं, या फिर पर्सनालिटी क्लैशेस के हमारी जो पर्सनालिटी है आपस में वो क्लैश कर रही है, ठीक है। या फिर इफ़ेक्टिव टीम वर्क, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव टीम वर्क जो है वो हमारी कॉन्फ्लिक्ट का या लड़ाई झगड़ों का कारण नहीं है, ठीक है। अगर हमारी टीम वर्क, हमारा काम अच्छा है तो वो लड़ाई का कारण नहीं है। लेकिन अगर हमारी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, हमारे गोल्स अलग हैं, हमारी पर्सनैलिटी अलग है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिनेरियो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। नाउ कॉमन ग्राउंड का मीन्स क्या हो गया कि जो दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिनके बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, उन दोनों को एक कॉमन ग्राउंड देना, एक कॉमन बेस देना, ठीक है, जिसपे कि दोनों का सॉल्यूशन अच्छे से हो सके और दोनों को, किसी को भी एक होता है ना, दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, ठीक है, और ना किसी को ज़्यादा फ़ायदा हो ना ज़्यादा किसी को नुकसान हो, दोनों को कॉमन ग्राउंड यानी कि एक बेस मिल जाए, ठीक है, अपने लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। तो इसमें ए है ऑप्शन, इट एस्केलेट्स द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है। इट इंश्योर्स वन पार्टी विंस एंड अदर पार्टी लूसेस, ये कहता है कि एक पार्टी जीत जाए और दूसरी हार जाए। इट हेल्प्स रीच अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, कि दोनों के ऐसा सॉल्यूशन मिले जो कि दोनों उसे स्वीकार करें, दो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो दोनों उसे स्वीकार करें, ठीक है, और दोनों का ही प्रॉफिट हो। इट प्रोलॉन्ग्स द कॉन्फ्लिक्ट इनडेफिनेटली, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा लंबा खींच देता है ख़त्म करने की जगह, ठीक है। तो कॉमन ग्राउंड का काम क्या होता है कि इट हेल्प्स रीच आ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, यानी कि दोनों के द्वारा ही स्वीकार कर लिया जाए कोई ऐसा सॉल्यूशन कॉमन ग्राउंड हमें देता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which conflict resolution styles involves neither party getting what they initially wanted, okay। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ऐसा कौन सा स्टाइल है जिसमें कि जो दो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो चीज़ नहीं ले पाती हैं जो इन्होंने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज कॉम्पिटिंग, ऑप्शन बी इज अवॉइडिंग, ऑप्शन सी इज अकोमोडेटिंग एंड ऑप्शन डी इन कॉम्प्रोमाइजिंग। सो ये हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग होता है। कॉम्प्रोमाइजिंग का मीन्स क्या होता है, समझौता, जिसमें कि दोनों ही लोगों को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा भी होता है और थोड़ा थोड़ा नुकसान भी होता है, ठीक है। सो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर 13, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ कॉम्पिटिंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टाइल। जो हमारा कॉम्पिटिंग
रेजोल्यूशन स्टाइल होता है उसका क्या एक डिसएडवांटेज है या क्या उसका एक नुकसान है। तो इट एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, ये ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है। इट मे डैमेज रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाता है। या फिर इट लीड्स टू विन विन आउटकम, ये ऐसी परिस्थिति को देता है जहाँ पे कि दोनों पार्टीज जो हैं वो जीत रही होती हैं। या फिर इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। तो हमारा जो कॉम्पिटिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल है उसका जो नुकसान है वो ये है कि ये जो रिश्ते होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होती हैं दो पार्टीज़ के बीच की, उनको ये नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में ट्रस्ट का या फिर भरोसे का क्या इम्पोर्टेंस होता है। इट एस्केलेट्स कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है। या फिर इट प्रमोट्स अवॉइडेंस, ये नज़रअंदाजी को बढ़ाता है, अवॉइडेंस को बढ़ाता है। या फिर इट इज़ असेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिजोल्यूशन, या फिर ट्रस्ट जो होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिजोल्यूशन के लिए हेल्पफुल होता है। या ये ब्लेम गेम्स जो होते हैं कि आप एक दूसरे को ब्लेम करते हैं उसको प्रमोट करता है। तो जो हमारा ट्रस्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, यानी कि लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए भरोसा जो होता है वो हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और रिजोल्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमें लाइक दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, और दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और उसमें ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस ये होगी, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर थोड़ा ट्रस्ट करते या थोड़ा ट्रस्ट अपना शो करते तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ट्रस्ट हेल्प करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और रिजोल्यूशन में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स। के बिजनेस रिपोर्ट का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि रिपोर्ट का एक छोटा ओवरव्यू देता है, उसके मेन पॉइंट्स का ओवरव्यू देता है। तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एग्जीक्यूटिव समरी या रिकमेंडेशंस। अब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप टॉपिक की या अपने जो रिपोर्ट का टॉपिक है आपका, अपनी रिपोर्ट की आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। कंक्लूजन मीन्स उसका निष्कर्ष, कि आपका निष्कर्ष क्या निकला, आप फेवर में हैं या आप अगेंस्ट में हैं, आपने अपनी रिपोर्ट में क्या चीज़ फाइंड करी। रिकमेंडेशंस का मतलब होता है सुझाव देना। तो जो हमें ब्रीफ ओवरव्यू अगर जानने होते हैं कि इस पूरी रिपोर्ट में मेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है, तो वो हम जानते हैं उसकी एग्जीक्यूटिव समरी से। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मुख्य पर्पस या मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करना, या फिर सोशलाइजिंग, सोशलाइज होना, ठीक है, अपने कनेक्शंस बढ़ाना, या फिर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन वो कम्युनिकेशन से रिलेवेंट नहीं है। तो हमारी जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि जो भी सूचना है उसको शेयर करना, या तो आप ओरली कर सकते हैं या उसको आप रिटन में कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट रोल डज कम्युनिकेशन प्ले इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग में कैसा रोल प्ले करती है। ऑप्शन ए है इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, कि इसका डिसीजन मेकिंग पे कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इट इज़ माइनर फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग में बहुत छोटा फैक्टर है, ठीक है। इट ओनली अफेक्ट्स पर्सनल डिसीजन, ये केवल पर्सनल डिसीजंस को इफेक्ट करती है। या फिर इट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, या फिर ये डिसीजन मेकिंग पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी डिसीजन मेकिंग पर एक बहुत गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि अगर हम
अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, तो हम बेहतर डिसीजंस को फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बता सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करते हैं, जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, और हमें ये बता सकता है कि हम कितना इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं, कितना इफ़ेक्टिवली अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन प्ले अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन मेकिंग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द फॉर्मल ग्रीटिंग्स विद विच अ बिजनेस लेटर बिगिंस। ऐसी कौन सी फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं जिसके थ्रू हम अपने फॉर्मल लेटर को बिगिन करते हैं या फिर फॉर्मल लेटर को शुरू करते हैं। तो जो भी फॉर्मल ग्रीटिंग्स हम करते हैं, लाइक रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, ये इन्हीं ग्रीटिंग्स को हम बोलते हैं सैल्यूटेशंस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सैल्यूटेशंस। अब सब बॉडी कॉपी क्या होता है, जो आपका मेन कॉन्टेक्स्ट है, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपका आपके लेटर का मेन फोकस है जिस पर, और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब आपका विषय क्या है। ठीक है, रेफरेंस मीन्स कि आपने डेटा कहाँ से लिया है, आप किसको रेफर कर रहे हैं, और सब्जेक्ट मीन्स किस विषय पर आप लेटर लिख रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज द मेन बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रोकन इनटू यूनिट्स। प्रेजेंटेशन की जो मेन बॉडी होती है वो कितने यूनिट्स में ब्रोक होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट एंड क्लियर, लॉन्ग एंड क्लियर, स्पेसिफिक या नन। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, शॉर्ट एंड क्लियर। जितना हम अपनी प्रेजेंटेशन का मेन टॉपिक है उसको शॉर्ट रखेंगे और क्लियर रखेंगे, यानी कि उसमें ब्रेविटी लेके आएंगे, उतना ही हम अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएंगे रिसीवर तक या फिर अपनी ऑडियंस तक। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट का मेन पार्ट क्या होता है। हमारी रिपोर्ट का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो हमारा कंक्लूजन होता है वो हमारी फाइंडिंग्स की, हमारी रिकमेंडेशंस की समरी होती है, बल्कि मेन बॉडी नहीं होती है। और रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, हमारे सुझाव होते हैं। रेफरेंसेस का मीन्स होता है कि हमने जो डेटा है वो कहाँ से, उसका क्या सोर्स रहा, हमने कहाँ से कलेक्ट किया। और डिस्क्रिप्शन में हम अपना मेन बॉडी लिखते हैं। ठीक है, अपना मेन पॉइंट्स लिखते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग, फाइंडिंग्स, ठीक है, वो सब हमारा डिस्क्रिप्शन में आता है। तो डिस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मीमो। मेमो क्या होता है कि मेमो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मेमो किसका उदाहरण है, इंटरनल कम्युनिकेशन का, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन के या ओरल कम्युनिकेशन का। तो जो हमारा मेमो होता है वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि मेमोज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं टू कम्युनिकेट अमंग एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स। अलग अलग एम्प्लॉयज़ और अलग अलग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए हम मेमोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें हो सकते हैं पॉलिसी अपडेट्स, मीटिंग रिमाइंडर्स या स्टेटस रिपोर्ट्स। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मेमो को हम इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज। जो इंसान या जो पर्सन मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंडर, चैनल, रिसीवर या रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा है तो रिसीवर और सेंडर हैं। ठीक है, और पर्सन, चैनल और रेस्पॉन्स मीन्स के अगर पर्सन की बात कर रहा है तो चैनल और रेस्पॉन्स तो पर्सन्स नहीं है, तो दी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है, या तो सेंडर हो सकता है या फिर रिसीवर हो सकता है। तो जो पर्सन मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको हम सेंडर कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओरल कम्युनिकेशन एंश्योर्स। ओरल कम्युनिकेशन क्या सुनिश्चित करती है, इमीडिएट रेस्पॉन्स के तुरंत रेस्पॉन्स आया ये, या फ्लुएंसी के बिना रुके हम फ्लुएंटली बोल रहे हैं, या फिर प्रेडिकेट या फिर स्पीड। ठीक है, तो
तो ओरल कम्युनिकेशन जो होती है उसमें हमें इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। जब हम ओरली कन्वर्सेशन को कर रहे हैं तो उसमें हमें तुरंत के तुरंत फीडबैक मिलता है। तो ओरल कम्युनिकेशन हमारी इमीडिएट रेस्पॉन्स में हेल्प करती है। तो आंसर ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, आ ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेट विद मस्ट। जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, या इग्नोरेंस, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, हॉस्टिलिटी, या लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे लंबे सेंटेंसेस होने चाहिए। तो जब भी हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसमें हमें कोई भी एक ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स के साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है किसी भी एक टॉपिक पर जिसकी हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Now question number 25, which of one is an example of personal and secret communication? इनमें से क्या पर्सनल और सीक्रेट कम्युनिकेशन का उदाहरण है? सो टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया। देखिए टेलीविज़न जो होता है वो जो प्रोग्राम जिस पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो सभी के लिए होता है, ना कि एक पर्सन के लिए। तो टेलीविज़न इसका आंसर नहीं हो सकता है। रेडियो भी सबके लिए होता है और पोस्ट कार्ड को भी कोई भी व्यक्ति रीड कर सकता है। सो ये सीक्रेट कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। इसीलिए जो ईमेल होता है वो आपका पर्सनल और सीक्रेट कम्युनिकेशन का चैनल होता है, उसका एग्जाम्पल है। क्योंकि ईमेल जब आप एक सेंडर जब ईमेल भेजता है तो वो वहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस को डालता है और रिसीवर के ही ईमेल एड्रेस पर वो जाती है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस भी जब खुलता है जब आपको उसका पासवर्ड पता होता है। तो जो सबसे पर्सनल और सीक्रेट कम्युनिकेशन जिस पे हम कर सकते हैं वो हमारा ईमेल होता है। थैंक यू।